हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम फर्स्ट पेपर यानी मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमुख विचारधाराएं हैं नियतिवाद या पर्यावरणवाद, संभववाद, नवनियतिवाद या नव पर्यावरणवाद। इसके विषय में शुरुआती जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था, इनके बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी कि नियतिवाद किसे कहेंगे, संभववाद किसे कहेंगे और नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद, नव पर्यावरणवाद किसे कहेंगे। सामान्य जानकारी इसकी दी थी। आज हम इसके बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो नियतिवाद है या पर्यावरणवाद है, देखो इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है पर्यावरणवाद यानी पर्यावरण यानी प्रकृति पर निर्भरता या प्रकृति ही का ही सब कुछ होना। जो प्रारंभ में जब मानव था, मानव का जो विकास हुआ था, तो उसमें प्रकृति को ही सब कुछ माना गया था और मानव को प्रकृति का दास माना गया था। मानव प्रकृति का दास, तो मानव को उस समय प्रकृति का दास माना गया था, क्योंकि उस समय जो प्रकृति है, मानव उतना बुद्धिमान नहीं था, उतना मानव को तकनीकी ज्ञान भी नहीं था, इसलिए जो प्रकृति को ही सर्वे सर्वा माना गया था। तो नियतिवाद है, इसमें प्रकृति को ही सर्वशक्तिशाली कह सकते हैं अपने। सर्वशक्तिशाली है वो माना गया था, क्योंकि मानव उस समय मानव का विकास हो रहा था। जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती, जैसे जंगल में आग लगना, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, इन सभी क्रियाओं से जो प्रारंभिक मानव है वो डर जाता था। तो प्रकृति को ही उसने सब कुछ मान लिया था कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मानव है वो प्रकृति के नियंत्रण में है। जो प्रकृति ने मानव को अपनी कंट्रोल में कर रखा है, मानव अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जो विचारधारा थी, इसे नियतिवाद या पर्यावरणवाद कहा गया है। अब जो नियतिवाद है और जो पर्यावरणवाद है, इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे, वो थे जर्मन विद्वान। जो जर्मन विद्वान थे वो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे या इसके प्रवर्तक थे। इनमें कांट, रेटजेन, हम्बोल्ट, रीटर, वारेनियस, कुमारी सैंपुल, इनके नाम आते हैं इसमें। हालांकि जो कुमारी सैंपुल है ये अमेरिका की विद्वान थी, अमेरिका की भूगोलविद थी, और जो रेटजेन थी इसकी शिष्या थी ये। तो ये जो विद्वान थे ये नियतिवाद या प्रकृतिवाद या पर्यावरण को मानने वाले थे। इनका यही कहना था जो मानव है वो प्रकृति के वश में है, या जो प्रकृति है वो मानव को नियंत्रित करती है। मानव अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसी ये विचारधारा थी। तो नियतिवाद विचारधारा है
इसमें जो प्रकृति है वो मानव को कंट्रोल करती है। जैसे अगर भौतिक पर्यावरण को लिया जाए तो उसमें जो तापमान है, वायु दाब, वर्षा है, ये भी मानव जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि भौतिक दशाओं के अनुसार ही मानव का जो शारीरिक गठन है, मानव का भोजन और वस्त्र है, वो निर्भर करता है। उसके अलावा जैसे प्रकृति को या पर्यावरण को मान, जब भूकंप भूकंप या ज्वालामुखी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी तो मनुष्य है इनसे डर जाता था। तो मनुष्य क्या करता, प्रकृति की पूजा करता था। प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा में मनुष्य सूर्य की उपासना करता, पेड़ों की पूजा करता और पशुओं की भी उसमें पूजा करता था। और ये भारत में आज भी होता है, सूर्य की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की इसमें पूजा करते हैं, क्योंकि जो प्रकृति है वो मनुष्य का भरण पोषण करती है, उसका पालन पोषण करती है, ये माना जाता था। इसलिए इसमें फिर जो आगे है, जैसे हम्बोल्ट और रिटर, हम्बोल्ट और रिटर है, हालांकि इन्होंने प्रकृति का समर्थन किया था। प्रकृति का समर्थन करने के बाद इन्होंने ये भी साथ में कहा था कि प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव का अध्ययन भी होना आवश्यक है। मानव का अध्ययन आवश्यक है, यह भी इन्होंने कहा था कि प्रकृति के साथ, प्रकृति का तो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके साथ मानव का अध्ययन भी होना आवश्यक है, क्योंकि इन्हें ये मानव के जो अस्तित्व है ये स्वीकार करते थे। उसके बाद जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1859 में जो डार्विन महोदय है उन्होंने पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जाति की उत्पत्ति। उसमें भी ये बताया गया था कि जो जाति पर्यावरण या प्रकृति से अनुकूलन कर लेती है वो ही जीवित रह पाती है या फिर जाति की स्थापना करती है या उत्पत्ति करती है। तो इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। इसके द्वारा भी जो प्रकृति है उसको बल मिला था कि जो प्रकृति है वो उन्हीं का ही सिलेक्शन या चयन करती है जो ताकतवर होते हैं या प्रकृति के अनुसार चल सके या ढल सके। उसके बाद जो डिमोलिन थे, एक विद्वान थे डिमोलिन, डिमोलिन ने कहा कि समाज प्रकृति की देन है। डिमोलिन है, विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि जो समाज है वो प्रकृति की देन है, यानी प्रकृति को ही सर्वेसर्वा है वो माना गया है। इसमें कुमारी शैंपूल की हम बात करते हैं तो 1911 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, 1911 में पुस्तक लिखी थी। और ये भी कट्टर पर्यावरणवादी थी। कुमारी शैंपूल जो अमेरिका निवासी थी और मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। ये एक कट्टर प्रकृतिवादी थी या नियतिवादी थी। इन्होंने कहा था कि जो मानव है वो पृथ्वी की उपज है। इनकी कोटेशन है, काफी पूछा जाता है ये, कुमारी शैंपूल। मानव धरातल की उपज है या जो पृथ्वी के द्वारा ही मानव की उत्पत्ति हुई है। तो ये नियतिवादी या पर्यावरणवाद की विचारधारा है।
यानी अगर शॉर्ट में ये देखा जाए तो ये जो विचारधारा है ये प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानती है और मानव को प्रकृति का ये गुलाम समझती है। यानी मानव है वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता है, मानव जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में है। उसके बाद इस विचारधारा की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि जब 20वीं शताब्दी तक जो मानव है, मानव का ज्ञान भी बढ़ता गया और इसके बाद ये जो विद्वान थे ये थे जर्मन विद्वान। जर्मन विद्वान के बाद आए थे फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी। तो इन्होंने मानव पर अधिक अध्ययन किया, मानव को इन्होंने सर्वे सर्वा ये मानने लगे थे। इनका यह कहना था मानव है वो प्रकृति के वश में नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी होने लगी थी। इसकी आलोचना में ये देखो कि मानव ने अपने ज्ञान और बुद्धि कौशल से विकास किया और प्रकृति है उस पर विजय प्राप्त करने लगा। ठीक है, इसमें जैसे उदाहरण दिया है टुंड्रा प्रदेश का। ये जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ की जो जलवायु, उच्चावच मिट्टी की जो दशाएं हैं, उसमें जो ग्रीनलैंड के जो आदिवासी है, जो एस्किमो है, एस्किमो जो जाति है जो यूरेशिया की सामोयद और याकुत जातियों से अधिक विकसित है। यानी जो टुंड्रा प्रदेश है जहाँ की जलवायु लगभग एक जैसी होती है, वहाँ का उच्चावच यानी जो धरातल है वो भी समान होता है। फिर भी जो एशिया में पाए जाने वाली जो एस्किमो है जिसे याकुत और सामोयद कहते हैं, वो ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले एस्किमो की तुलना में कम सक्षम है। उसके अलावा जो मानव है उसने जो कृषि है, जो पौधे हैं, एक स्थान यानी एक जगह से दूसरे जगह पर उन्होंने जो कृषि है, जो पौधे ले जाकर कृषि प्रारंभ की है। जैसे बहुत से, जैसे चाय है, चाय जो मूल रूप से जो पौधा है वो चाइना का है। चाइना में सबसे पहले चाय की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद आलू की जो कृषि है यह भी बाहर से आई है। जो तंबाकू है यह भी भारत में अंग्रेज बाहर से लेके आए थे। यानी जो पौधे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव के द्वारा लगाए गए हैं और उनको सफलतापूर्वक उगाया गया है। यानी मानव जो है वो प्रकृति के पूर्ण रूप से वश में नहीं है। तो ये थी इसकी आलोचना। उसके बाद है संभववाद, पॉसिबिलिटी। तो संभववादी जो विचारधारा है, संभववाद, ये जो विचारधारा है ये मानव को सर्वे सर्वा मानती है। ठीक है, प्रकृति को ये उतना अधिक नहीं मानती है। संभववाद शब्द की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे ने किया था। संभववाद जो शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो फेब्रे ने किया था 1922 में। 1922 में संभववाद शब्द यानी पॉसिबिलिटी में। और ये जो विचारधारा है वो फ्रांस की है, फ्रांस की विचारधारा है। और इसमें जो विद्वान थे फेब्रे भी है, फेब्रे, विडाल, डी लाप्लास, डिमांजिया, ये कुछ विद्वान थे जो संभववाद विचारधारा के समर्थक थे।
इनका यह मानना था जो मानव है वो प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि मानव अपनी बुद्धि और कौशल के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है। जिस तरह से जो आलोचना में मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं वो उगाए गए हैं मानव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसी यानी इससे यही साबित होता है कि जो मानव है वो प्रकृति के पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं है। विडाल डी लाब्लास का यह कहना था कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति है वो केवल एक सलाहकार है, मानव को सलाह दे सकती है, और जो सलाह है वो मानव स्वीकार भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो आलोचना इसकी भी की गई है कि जो प्रकृति है, प्रकृति पे जो नियंत्रण है वो मानव नहीं कर सकता है। इसमें ये आलोचना इसकी की गई है। उदाहरण में कहा गया है कि जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये ऐसे प्रदेश है जो हमेशा ठंडे रहते हैं, तो यहाँ पर मानव बसाव नहीं है, ठीक है, ना तो ही मानव बसाव है, ना ही कोई यहाँ फसल प्राप्त की जाती है। उसके अलावा बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश की, यहाँ भी मानव बसाव यानी मानव की जो जनसंख्या है वो कम है, और यहाँ जो की जो जलवायु है वो मानव के रहने योग्य नहीं है, यानी एक स्वास्थ्यप्रद जलवायु यहाँ नहीं है, यहाँ भी मानव नहीं रह सकता है। उसके बाद हम बात करें ये रेगिस्तान की। अब जो रेगिस्तान है विश्व में, चाहे सहारा हो, सहारा, कालाहारी या थार, ये जो रेगिस्तान है यहाँ भी मानव की जो जनसंख्या है वो कम पाई जाती है, और जो कृषि कार्य है वो भी कम होता है, यानी प्रकृति का प्रभाव है यहाँ मानव चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। इन क्षेत्रों में ना ही मानव की जो जनसंख्या है वो डेवलप हो सकती है, ना ही कृषि कार्य हो सकती है, यानी यहाँ प्रकृति है उसका प्रभाव है। यहाँ प्रकृति के सामने मानव को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो ये इसकी आलोचना है। उसके बाद है तीसरी है नवनियतिवाद या नव पर्यावरणवाद। अब जो नवनियतिवाद है, नियो डिटरमिनिज्म, ये जो विचारधारा है ये नियतिवाद और संभववाद दोनों को एक सामंजस्य स्थापित करती है। नवनियतिवाद के जो समर्थक थे या प्रवर्तक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर महोदय, ये अमेरिका के थे। इन्होंने कहा था कि ना ही प्रकृति सर्वेसर्वा है, ना ही मानव सर्वेसर्वा है, ना तो प्रकृति के नियंत्रण में मानव है और ना ही मानव है वो प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। इन्होंने ये विचारधारा, इस विचारधारा को रुको और जाओ, रुको और जाओ भी कहते हैं नवनियतिवाद को। इन्होंने एक सामंजस्य स्थापित किया इन दोनों ही विचारधारा में कि जो प्रकृति है, कहीं पर जो प्रकृति है वो हावी है मानव पे, कहीं पर मानव है वो अपनी ज्ञान और कौशल के द्वारा प्रकृति को नियंत्रित करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक है।
अगर मानव प्रकृति का जो दोहन है या हास करेगा तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, हम देखते हैं अभी जो तापमान है पृथ्वी का बहुत अधिक बढ़ गया है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। अगर प्रकृति के साथ ज़रूरत से ज़्यादा छेड़खानी की जाएगी या उसका दोहन किया जाएगा तो जो प्रकृति है वो विनाश का कारण भी बन सकती है मानव जाति के लिए। इसलिए मानव जो विकास कार्य कर रहा है अपने, वो मानव को सोच समझ के करना पड़ेगा। प्रकृति का अधिक दोहन नहीं कर सकता है मानव। नहीं, जैसे 1 साल से संपूर्ण जो मानव जाति है वो कोरोना वायरस से पीड़ित है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो वायरस है, वो मानव जाति को प्रभावित करते रहेंगे। उसके अलावा जो प्रकृति है, जैसे चक्रवात आना, भूकंप आना, इसके अलावा अकाल है, जो मृदा है उसका प्रदूषित होना, वायु प्रदूषण होना, ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत अधिक होने लगी है, जो प्रकृति का बहुत अधिक ह्रास हो रहा है। इसलिए मानव को अपने विकास के साथ प्रकृति के विषय में भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो मानव जीवन है वो मुश्किल में आ जाएगा। जॉर्ज टेथम थे, इन्होंने नवनियतिवाद को व्यवहारिक संभववाद कहा है। जॉर्ज टेथम, इन्होंने नवनियतिवाद को व्यवहारिक नियतिवाद व्यवहारिक संभववाद कहा है जॉर्ज टेथम ने। तो ये 3 विचारधाराएं थी मानव भूगोल की, ये मुख्य 3 विचारधाराएं हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।